हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक पर। तो कैसे हैं आप। तो आज है मंडे और आप सभी तैयार होंगे अपनी सिलेक्शन के लिए और हम सब तैयारी करेंगे जीत की। तो जैसा कि स्टूडेंट मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि आज अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बड़ा हो जाए तो उसके लिए सॉरी, बट इंट्रोडक्शन देना आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि हम मंडे के लिए आपके लिए एक सरप्राइज़ रखेंगे, तो वो सरप्राइज़ मैं आप सभी के सामने ओपन कर देती हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता था कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो कर रहे हैं यूपी पुलिस की, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024, वो भी कर रहे हैं हम कांस्टेबल के लिए। और हम जो सुबह के 10 बजे आपसे डिस्कस करते हैं वो करते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आज हमारा PYQ जो है 5वें नंबर का है। और मैं आपसे बता दूं ये जो हमारी परीक्षा थी 20 तारीख थी। और ये शायद डेट यहाँ पर गलत हो गई, ये यहाँ पर था, मैं आपको बता दूं ये था यहाँ पर के 20 तारीख 12वां महीना 2020। ये डेट गलत होगी। तो यहाँ पर जब यूपी पुलिस में घुड़सवार, जेल वार्डर और जो फायरमैन का एग्जाम हुआ था 20 तारीख 12वां महीना 2020 के लिए, तो उस दिन का ये PYQ हमारे सामने है। इसमें हम आपके सामने डिस्कस करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट और ये प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये थी कि गुड न्यूज़ ये है कि आज शाम को आपके लिए 6 बजे, शाम को 6 बजे टॉप 50 क्वेश्चन का ओनली ऑन यूपी पुलिस री एग्जाम हिंदी GK GS सामान्य अध्ययन के लिए आपका एक प्रैक्टिस सेट चलेगा, पर डे चलेगा। तो शाम के 6 बजे अगर आपको अपनी तैयारी को और भी अच्छे तरीके से परखना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है, तो प्लीज़ शाम के 6 बजे जुड़ना ना भूलें। चलिए, अगर कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इंट्रो बीच में दे दूंगी, लेकिन इसके अलावा कोई इंट्रो नहीं है। अब हमारा पूरा फोकस रहेगा अपने कंटेंट पर। तो आपको भी अपने ऊपर किसी तरीके का कोई ध्यान नहीं देना है, सीधा अपने कंटेंट पर ध्यान देना है। आज आपका इंट्रो बड़ा हो गया है, उसके लिए मतलब मैं सॉरी बोलती हूँ। कल से आपका इंट्रो सिर्फ 2 शब्द होंगे और चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गए हैं। ये सवाल जो हम करने जा रहे हैं, आज हमारा टेस्ट पेपर हिंदी का है। ये टेस्ट पेपर हम 20 तारीख 12 महीने 2020 के दिन जो सेकंड पाली थी, जो यूपी पुलिस की जेल वार्डर, घुड़सवार और फायरमैन का एग्जाम हुआ था, तब काम कर रहे हैं। तो आई होप आप सभी तैयार होंगे। चलिए, मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ने के बाद इसका आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसको मैं साफ कर देती हूँ। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जिसका जन्म अंडे से होता है को व्यक्त करने के लिए एक शब्द क्या है। यानी कि जो अंडे से जन्म लेता है उसको जन्म लेने वाले के लिए हम एक शब्द क्या बोल सकते हैं, वही आपको बताना है। आप बताएंगे पक्षी कहते हैं, अंडाणु बोलते हैं, अंडज कहते हैं या अंतज्य कहते हैं। तो बताइए, जिसका जन्म अंडे से होता है उसकी हम क्या बोलते हैं। तो प्लीज़ जल्दी से इसका आंसर देना है, टाइम नहीं लगाना है। तो आप बताएंगे जिसका जन्म अंडे से होता है उसके लिए हम अगर एक शब्द आएंगे तो बोलेंगे अंडज बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आप पूछेंगे कि अंडज कैसे होगा। देखिए, अंडज जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, अंड प्लस जय। ये बिना है अंड प्लस जय से। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अंड का मतलब हो जाएगा अंडा और जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला। तो अंडे से जन्म लेने वाले के लिए हम क्या बोल देते हैं, अंडज बोल देते हैं। अगर आपको मैं बताऊं, अंडा से जन्म लेने वाले को हम पक्षी के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पता होगा जो पक्षी होता है उसको हम द्विज भी कहते हैं। द्विज का मतलब होता है कि जिसका जन्म 2 बार होता है। वो कैसे, देखिए, पक्षी एक बार तो माता के गर्भ से जन्म ले लेगा, उसके बाद क्या होता है, जो पक्षी होते हैं वो डायरेक्ट क्या है, बच्चे को जन्म नहीं देते। कुछ तो क्या करते हैं, कुछ जो पक्षी होते हैं फिर वो अंडे के बाद कुछ दिन बाद क्या जन्म लेता है। तो इसलिए क्या है, पक्षी को द्विज बोला जाता है और जो अंडे से जन्म लेने वाले होते हैं। तो आई होप आप सभी को व्याख्या समझ में आई होगी। मुझे लगता है कि मैंने पूरा अपना कोशिश किया आपको समझाने, आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए और हर बार सही क्वेश्चन करने की आपको कोशिश करनी है। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। यानी कि आपको अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं बताना है, यानी कि कौन सा नहीं है वही आपको बताना है। निगेटिव का उत्तर निगेटिव ही होगा, ये बात अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। आप बताएंगे स्वर्ण है, पारा है, दूध है या मोती है। तो अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। जल्दी से इस क्वेश्चन का कीजिए सही जवाब। तो आप बताएंगे जो अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है वो हो जाएगा मोती, क्योंकि मोती क्या है, जल का अनेकार्थी शब्द होता है। तो आप बताएंगे
जो हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्वर्ण, पारा, दूध, और मैं बता दूं इसके लिए हम अन्न भी यूज कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, ये अमृत के अनेकार्थी शब्द होते हैं, जबकि क्या है, मोती अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर मैं पूछ लूँ मोती किसका है तो आप बताएंगे ये जीवन का अनेकार्थी शब्द है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पढ़ने के बाद इसका आंसर कीजिए। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस के हंस की कथा वस्तु है, यानी कि जो अमृतलाल नागर ने जो उपन्यास लिखा था, जिसको नोबल भी कह देते हैं, मानस का हंस, तो इसकी जो कथा वस्तु थी यानी कि इसका टाइटल क्या था, यानी किस पर आधारित थी वो, वही आपको पूछ रहा है। इसमें है ऑप्शन नंबर 1 है बुंदेलखंड की सांस्कृतिक जीवन, या हसनोमुख बुद्धकालीन भारत, या लोरिक चंदा की लोक कथा, या तुलसीदास का मानसिक विकास। तो मानस का जो हंस था अमृतलाल नागर द्वारा लिखित उपन्यास की कथा वस्तु क्या थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर के डी दीदी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। जो तुलसीदास का मानसिक विकास था वही अमृतलाल नागर ने अपने उपन्यास मानस के हंस में वर्णन किया था। तुलसी का मानसिक विकास, ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी के लिए नया होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके लिए क्वेश्चन नया होगा, जिनका नया था उन्होंने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है। इसलिए PYQ क्वेश्चन का लगाने का मतलब यही होता है कि आप देख सकते हैं कि आपने भी क्या क्या चीज़ छोड़ दी है जो आपको पढ़नी चाहिए थी। तो ये क्वेश्चन आपका पक्का हो गया अगर एग्जाम में आता है। तो आप अगर ये भी पूछ ले कि मानस का हंस किसकी रचना है तो आप बताएंगे अमृतलाल नागर की। अगर आपसे ये पूछ ले कि मानस का हंस किस विधा की रचना है तो आप बताएंगे कि उपन्यास है। अगर आपसे ये पूछ ले कि जो क्वेश्चन ने पूछा है कि मानस का हंस इसकी कथा वस्तु क्या है, तब आप बताएंगे तुलसीदास का मानसिक विकास। आई होप ये 3 क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में अगर आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ से अपना क्वेश्चन बनाकर ले जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है, या जो गंगा मैया का उपन्यास है इसके राइटर कौन है वही आपको बताना है। स्टूडेंट बहुत अच्छे से आपको मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा करके लेके जा रहे होंगे। अर्जुन है, नागार्जुन है, भैरव प्रसाद गुप्ता है, राही मासूम रजा है, या अब्दुल्ला बिस्मिल्ला है। तो गंगा मैया के उपन्यास के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 4 का दीजिएगा सही जवाब। मैं आपके इस जवाब का कर रही हूँ इंतजार, जल्दी से मुझे आप इसका जवाब करेंगे। तो आप बताएंगे जो गंगा मैया उपन्यास है इसके थे भैरव प्रसाद गुप्ता। ये हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। स्टूडेंट अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 18 तारीख और 17 तारीख जो 2024 को फरवरी में हुए थे, अब वहाँ आपने देखा होगा वहाँ पर आपसे मिनिमम 1 या 2 भी क्वेश्चन की मतलब कि रचनाओं से संबंधित सवाल आपसे पूछे गए हैं। इसलिए ये क्लास या ये PYQ भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचिएगा कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आपके यूपी पुलिस के जेल वार्डर, घुड़सवार और फायरमैन का ही प्रैक्टिस PYQ आप कर रहे हैं। तो गंगा मैया के उपन्यास के जो लेखक बनेंगे वे बनेंगे भैरव प्रसाद गुप्ता। ऑप्शन नंबर के B4 हो जाएगा बॉय, ये बनेगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। अगर मैं आपसे भी पूछ लिया कि जो गंगा भैरव प्रसाद है ये जो है भैरव प्रसाद गुप्ता ये कहाँ के थे तो आप बताएंगे बलिया के थे। अगर आपसे मैं पूछूं बलिया जिला है और जिला है ये यूपी का सबसे पश्चिमी जिला है, सबसे पूर्वी जिला है। और गंगा जो होती है वो बिजनौर से हमारे प्रदेश में एंट्री लेती है और बलिया से वह है निकास करते हुए यानी कि उसका एग्जिट करते हुए वह बिहार में मिल जाती है या बिहार में चली जाती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में आए खाली स्थान का सही जवाब चुनिए। यानी कि यहाँ पर एक वाक्य दिया है, वाक्य को आपको पढ़ना है, जहाँ पर यहाँ पर ब्लैंक दिया है वो आपको अपना शब्द पढ़ने के बाद सटीक आंसर भरना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की डैश खराब कर रखी है, मिट्टी, बालू, सूरत या दिमाग। तो जल्दी से बताइएगा कि आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की क्या खराब कर रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का कीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा मिट्टी। यानी कि आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है, ये हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। अगर वो पूछ ले कि मिट्टी खराब करना, अगर आपसे पूछ ले कि कहते हैं ना किसी की मिट्टी खराब कर दी आपने, तो जैसे यहाँ पर आ गया अगर क्वेश्चन बना दे कि मिट्टी खराब करना, ये मुहावरा बना दे
तो आप इस मुहावरे का अर्थ क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे किसी की दुर्दशा कर देना। यानी क्या कहते हैं यार, इसने तो अपने खानदान की मिट्टी खराब करके रख दी। एक जो देहाती लैंग्वेज बोलते थे, मट्टी पलीत कर देना, यानी कि सूरत बिगाड़ देना, मतलब कि उसकी दुर्दशा कर देना। तो आप मिट्टी खराब करने का अगर मुहावरा आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे दुर्दशा कर देना। लेकिन हमारे क्वेश्चन को जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा मिट्टी, यानी कि आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। हमारे राइट आंसर बनेंगे ऑप्शन नंबर के ए। आई होप आप इसे बहुत अच्छे से समझे होंगे। चलिए मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। आई होप आप सभी इस टेस्ट को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे और मुझे यहाँ तक उम्मीद है अभी तक आपके सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है कि चैन की बंसी बचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। स्टूडेंट, मुहावरा और लोकोक्ति से 100% आपके एग्जाम में सवाल आएगा। अगर आपने ये टॉपिक अपने आप से तैयार नहीं किया है तो प्लीज़ आप क्या है 500-600 मुहावरे, 500-600 लोकोक्तियाँ अपने आप से तैयार कर लीजिए। यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% बनेगा। आते हैं अपने क्वेश्चन पर। चैन की बंसी बचाना, सुख से रहना, धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना या प्रतीक्षा करना। तो चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कमेंट करके मुझे बताएंगे सही आंसर। तो आप बताएंगे दीदी हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा चैन की बंसी बजाना, ऑप्शन नंबर के सुख से रहना चैन की बंसी बजा रहा है। यानी कि अगर आप सभी का सिलेक्शन हो जाता है तो आप क्या कहेंगे कि भाई जो शर्मा जी का बेटा है आजकल तो चैन की बंसी बजा रहा है, क्योंकि शर्मा जी का बेटा ने ले लिया है सिलेक्शन और पापा को कर दिया है गदगद, अपने परिवार का कर दिया है नाम रोशन। तो आप भी अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। इस बार यूपी पुलिस री एग्जाम कांस्टेबल का जो होने वाला है आपका 100% सिलेक्शन लेना है। क्योंकि स्टूडेंट आप ये समझ लीजिएगा कि ये वैकेंसी 5 साल बाद आई है, अगली बार भी ये 5 साल बाद ही आएगी। यहाँ पर तो आप एलिजिबल हो गए हैं, लेकिन आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि आप यहाँ पर तो समझ लीजिएगा हर बच्चा 23+ का ही है, क्योंकि 2018 में वैकेंसी आई थी। अगर 2018 में देखे जाए तो आप वहाँ पर 18 साल के थे। अगर 2024 में आप कितने साल के हो जाते हैं, ये आपको पता है 23 साल के हो जाते हैं। तो अगर आप समझ लीजिए अगर 5 साल इसमें ऐड कर दे तो समझ लीजिए आप 28 साल के हो जाएंगे, यानी कि आप हो जाएंगे ओवर एज। इसलिए आपको जी जान से मेहनत करना है और जी जान से मेहनत करके आपको सुख से रहना है, क्योंकि चैन की बंसी आपको बजानी है, सिलेक्शन आपको लेना है। ऑप्शन नंबर की हमारा सही जवाब है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से समझे होंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर आप सभी का क्वेश्चन नंबर 7 है कि लोग भूल गए पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन थे। स्टूडेंट मैं बता दूं ये टेस्ट सीरीज जो PYQ है ये आपके लिए UPSI के लिए भी कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि मैं बता दूं आप ये मान के चलिए कि 2024 से 2025 में उत्तर प्रदेश में UPSI की वैकेंसी भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। और मुझे यकीन है कि जितने बच्चे यूपी पुलिस री एग्जाम कांस्टेबल का देंगे वो सभी बच्चे यूपी पुलिस में भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपको अपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ यूपी पुलिस SI की भी तैयारी साथ साथ में रखनी है। तो ये टेस्ट ये PYQ आपके UPSI के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। लोग भूल गए पर एक साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन थे। यानी कि लोग भूल गए एक क्या है रचना है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था, किस कवि को दिया गया था, वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। गिरजा कुमार माथुर हैं, रघुवर सहाय हैं, कुंवर नारायण हैं या त्रिलोचन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का कीजिएगा सही जवाब। थोड़ा मैं पानी पी लेती हूँ, आप क्या है क्वेश्चन को पढ़िए और उसका सही आंसर कीजिए। तो चलिए मैंने पानी पी लिया है। तो आप बताएंगे लोग भूल के साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन से थे। तो आप बताएंगे ये हो जाएंगे रघुवर सहाय। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर के बी राइट हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आई होप आप सभी ने भी इसका आंसर बी लगाया होगा। ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। अगर स्टूडेंट मैं आपसे पूछूं कि इनको जो है साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला था ये मिला था 1984 में। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2022 का हिंदी अकादमी का जो पुरस्कार था ये किसको मिला था, बद्री नारायण चौधरी को, तुमड़ी के शब्द। तो आप ये भी याद रखेंगे। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसको मिला है, 2023-24, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है और करंट आप पढ़ रहे होंगे। ये सवाल अगर आप यहाँ तक मेरी बात सुनते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है। अगर आपने करंट पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने क्वेश्चन 100% पढ़ा होगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट सीरीज पर। नेक्स्ट स्लाइड पर जो आपके सामने सवाल है कि निर्देशित 8 से 12 प्रश्नों के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, गद्यांश है। गद्यांश से संबंधित आपसे यहाँ पर 5 सवाल पूछे गए थे। ये आपसे पूछे भी जाएंगे, क्योंकि गद्यांश से आपके सवाल में 100% 5 सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए पहले हम पढ़ेंगे अपना गद्यांश। गद्यांश को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास
एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम 4-4 5 बार एग्जाम को मतलब गद्यांश को दिए गए समझें। हमको एक ही बार पढ़ना है, बहुत डीप तरीके से पढ़ना है, साथ साथ समझते हुए चलना है। तो मैं भी पढ़ूंगी, आपको भी पढ़ना है और साथ में इसको सुनना भी है, समझना भी है। चलिए पढ़ते हैं कि निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय के की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय के संदर्भ में रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्य की आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। इसे अंग्रेजी में कंपोजिशन और इस ऐसे ही अर्थ के ग्रहण में किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती है मतलब व्याख्या की जाती थी। उनमें थोड़ा गद्यांश बड़ा था तो मैंने सेकंड स्लाइड पर इसको ले लिया है, जैसे कि आप अच्छे से समझ पाएँ। व्यक्तिगत की विशेषताएं नहीं होती थी उनमें, जो है व्यक्तिगत विशेषताएं नहीं होती थी, किंतु वर्तमान काल में निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे हैं। उनमें व्यक्तिगत या व्यक्तित्व का गुण प्रधान होता है या प्रधान है। हिंदी साहित्य में आधुनिक युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। निबंध ही नहीं, गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु से ही होता है। इस बात का यह प्रमाण कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य की स्वाधीन व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल हैं। मोटे रूप से स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्र भाव है। इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियाँ दिखाई देती हैं। समसामयिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है। भविष्य की संभावनाएं खुल जान पड़ती हैं। इसी को साहित्य का बोध कहा जाता है। और भारतेंदु युग का साहित्य थोड़ा सा और है, थोड़ा गद्यांश बड़ा था। भारतेंदु युग का साहित्य सही होता है। इस बात का यह प्रमाण कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व से अधिक अनुकूल होती हैं। मोटे रूप से स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्र भाव है। इस भाव के कारण जो परंपरा में रूढ़ियाँ दिखाई पड़ती हैं, समसामयिक परिस्थितियों का दबाव का अनुभव होता है। भविष्य की संभावनाएं खुलती जान पड़ती हैं। इसी को साहित्य का बोध कहा जाता है। भारतेंदु युग को साहित्य इस इतिहास बोध के कारण आधुनिक माना जाता है। तो आप सभी ने यह गद्यांश को पढ़ा होगा। 3 स्लाइड में मैंने ये गद्यांश रखा है। आप सभी को गद्यांश को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, दोबारा आपको पढ़ना ही नहीं है। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। इससे संबंधित आपके सामने 5 क्वेश्चन देगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने है कि जो प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक यानी कि आपको टाइटल बताना है। तो जो गद्यांश आपको दिया गया है इसका मेन टाइटल, मेन उद्देश्य, मेन शीर्षक क्या है वही आपको बताना है। ऑप्शन है हिंदी साहित्य, गद्य की विधा, निबंध क्या है और रचनात्मक साहित्य क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेंगे आप सही जवाब। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से गद्यांश को पढ़ा होगा और बहुत अच्छे से समझा होगा, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो आप बताएंगे निबंध क्या है, यही क्या है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक यही है, टाइटल भी यही है। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका गद्यांश से संबंधित है कि हिंदी में जो निबंध है इसका आरंभ कब से हुआ है। भक्ति काल से हुआ है, भारतेंदु युग से हुआ है, द्विवेदी युग से हुआ है, छायावाद युग से हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर आपने गद्यांश को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका चुटकी में हो जाएगा। तो आप बताएंगे जो हिंदी में निबंध का आरंभ हुआ है वो भारतेंदु युग से हुआ है। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। आई होप आप सभी का भी आंसर सही होगा, मुझे 100% आप सभी पर भरोसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्लाइड पर है कि निबंध के संदर्भ में असत्य कथन क्या है। देखिए स्टूडेंट, आपको निगेटिव कथन ढूंढना है। ये याद रखिए, निगेटिव का उत्तर भी निगेटिव ही होता है। तो जो निगेटिव कथन पूछा है तो निगेटिव कथन में आपको चुनना है। ऑप्शन नंबर ए है कि निबंध को अंग्रेजी में कंपोजिशन और इसे ऐसे से भी अर्थ ग्रहण लिया गया है, यानी कि जो अंग्रेजी में निबंध होते हैं उसको हम कंपोजिशन या ऐसे भी बोल देते हैं। या निबंध के पर्याय के संदर्भ में रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया गया है। 2 ऑप्शन इसके नेक्स्ट स्लाइड पर वो भी पढ़ लेते हैं। निबंध शब्द का
प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखकों के लिए भी किया जाता है। या ऑप्शन नंबर डी है, वर्तमान काल में निबंधों का व्यक्तिगत या व्यक्तित्व का गुण नहीं होता। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। आपको असत्य कथन बताना है कि असत्य क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे वर्तमान काल में, इसका जो हमारा सही ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर के डी, क्योंकि वर्तमान काल में निबंधों का व्यक्तित्व और व्यक्तित्व का गुण होता है। आपने पीछे का ध्यान में पढ़ा है होता है, लेकिन यहाँ पर देखा यह है गुण नहीं होता, इसलिए नेगेटिव का उत्तर नेगेटिव बनेगा ऑप्शन नंबर के डी। क्वेश्चन नंबर 9 का बनेगा, क्वेश्चन नंबर 10 का बनेगा सही जवाब। आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। अभी तक आपको सामने 3 क्वेश्चन आए हैं, मुझे लगता है कि 3 के 3 आपने सही जवाब किए होंगे। चौथा क्वेश्चन जो हमारे गद्यांश से संबंधित है कि आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है, साहित्य है, निबंध है, स्वाधीनता है या इतिहास बोध है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे आधुनिक मनुष्य का जो केंद्रीय भाव है वो क्या, स्वाधीनता, फ्रीडम हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा गद्यांश से है कि भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन क्या है। देखिए सही कथन का जवाब भी सही होगा, पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव होगा और निगेटिव का आंसर निगेटिव होगा, यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 12 में पॉजिटिव कथन चुनना है। जो गद्य काव्य विधा का प्रचलन हुआ है वो भारतेंदु से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी है, हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा आरंभ होती है। ऑप्शन नंबर सी है, भारतेंदु युग का जो निबंध प्राचीन संस्कृत साहित्य के निबंधों का विकास हुआ है। ये ऑप्शन नंबर डी है, भारतेंदु युग का साहित्य सिर्फ इतिहास बोध के कारण ही आधुनिक नहीं माना जा सकता। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया है कि भारतेंदु और उनके युग से संबंधित जो संदर्भ है में सही आपको कथन चुनना है। तो आपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का करेंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के भी हमारे दीदी क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा, क्योंकि हिंदी साहित्य में जो भारतेंदु है और उनके जो सहयोगी यानी कि उनके जो पार्टिसिपेटर थे उन्होंने क्या है निबंध लिखने की परंपरा को आरंभ किया था, शुरू किया था। ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। स्टूडेंट ये 5 के 5 क्वेश्चन आपको ना तो कुछ अलग मिले हैं, जो भी आप गद्यांश में आपने पढ़ा था हूबहू वही क्वेश्चन आपसे इन 5 क्वेश्चन में पूछे गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने ये 5 के 5 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से किए होंगे, यानी कि 5 नंबर तो आप अपने पक्के मान के चलिए अपने यूपी पुलिस री एग्जाम कांस्टेबल 2024। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के सामने है कि उसी समय का व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या है, यानी कि उसी समय का ये एक आपके सामने शब्द है। इसको व्यक्त करने के लिए आप अगर एक शब्द यूज करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, तत्सम बोलेंगे, तुरंत बोलेंगे, तत्कालीन बोलेंगे, तत्काल बोलेंगे। स्टूडेंट देखिए मैंने आपको कहा था कि हम क्या है अगर किसी एक वाक्य को डिनोट करते हैं, लाइन में प्रयोग करते हैं, हम उसके लिए एक एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अगर इनपुट अगर आप कर पा रहे हैं तो समझिए आपकी तैयारी बहुत ही जोर शोर से लिए और आप प्रेजेंट ऑफ माइंड के साथ ही अपनी क्लास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको सिंगल कोमा वाला अवतरण चिन्ह दिया हुआ है। अगर कोई किसी की फेमस लाइन है, पंक्ति अगर आप यूज करते हैं तब हम डबल कोमा वाला अवतरण चिन्ह यूज करते हैं। तो ये तो आपने एक अपना फैक्ट अपना यहाँ से निकाल लिया है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। उसी समय के लिए व्यक्त करने के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के ऑप्शन मैंने आपसे वो पढ़ कर बता दिए हैं, जल्दी से आप करेंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के सी सही हो जाएगा। यानी कहते हैं ना कि जो कालिदास थे वो किसके समकालीन थे, किसी के समय के थे, यानी तात्कालिन किसके थे। तो आप बताएंगे अकबर के बताते होंगे। जैसे आप पूछते होंगे जब सिकंदर भारत में आया था तो वह किसके समकालीन था, किसके तात्कालीन था, तो आप बताते हैं घनानंद के, तो उसी समय का था। तो ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। मैंने जो आपके सामने एक्सप्रेशन रखी है उससे आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर के सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए मैं आपसे कुछ 2-3 क्वेश्चन भी इनपुट कर लेती हूँ। बताइए जीतने की इच्छा रखने वाले के लिए आप एक शब्द क्या रखेंगे, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द बताइए और जो दमन के योग्य हो उसके लिए भी एक शब्द बताइए। तो चलिए मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है, मैंने क्वेश्चन पूछिए तो हमारा क्वेश्चन सही जवाब बन जाएगा 13वें क्वेश्चन का। जीतने की इच्छा रखने वाले को आपको पता हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं जिज्ञासा, यानी कि जीतने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था जानने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते थे, जिज्ञासु बोल देते हैं।
ये भी आपने इसका आंसर सही बताया कमेंट करके। आगे अगर मैं पूछूं आपसे, जो दमन करने के योग्य है उसको कहते हैं दमनीय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दमनीय। तो ये 3 क्वेश्चन भी आप अपने साथ याद रखेंगे, क्योंकि जितना जितना क्वेश्चन आप याद रखेंगे, जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही एग्जाम आपके लिए ईजी बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर के सी। चलिए नेक्स्ट सीरीज पर, नेक्स्ट अपनी स्लाइड पर आ जाते हैं। प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि स्टूडेंट आपको पता होगा प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूँ प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे दीदी प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं तद्धित प्रत्यय, क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय। एक होते हैं कृत प्रत्यय। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय से तो क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछेगा, ये तो आप अपना मान के चलिए। मैंने आपसे बता दें कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। देखिए अगर कि यानी संज्ञा और सर्वनाम के पीछे अगर कोई प्रत्यय लगता है तो उसको हम कृत प्रत्यय बोल देते हैं, और जो इन दोनों को छोड़कर चाहे वो किसी से भी मिलकर प्रत्यय बना हो तो उसको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है। देखिए मैंने तो आपको पहले ही क्वेश्चन बता दिया, कोई बात नहीं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि कृत प्रत्ययों के संयोग से यानी कि मिलन से बनने वाली क्रिया को क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया बोलेंगे, पूर्वकालिक क्रिया बोलेंगे, कृदंत क्रिया बोलेंगे, या नाम धातु क्रिया बोलेंगे। देखिए अगर आपसे मुझसे बहुत लंबे समय तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब से हमने यूपी पुलिस की श्रृंखला शुरू की है तो बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, और बहुत सारे बच्चे डेली अपना कमेंट भी करते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने संडे में कमेंट करके मुझसे पूछा कि मैम आज क्लास चलेगी या नहीं चलेगी। देखिए जब तक आप अपने प्रति सचेत नहीं रहेंगे, आप अपने प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे, तो सोचिएगा आप क्या है 75% तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 25% तैयारी आपकी ये भी डिफाइन करती है कि आप अपनी मंजिल के लिए, आप अपने लक्ष्य के लिए कितना सजग हैं और कितना आप क्या है उसको पाने के लिए उत्साहित हैं। तो जब तक आप अपने लिए इतना कुछ नहीं कर सकते तो समझिए आपका सिलेक्शन आपसे बहुत दूर है। तो अगर आपने पिछली सीरीज में मेरे साथ जुड़े हुए थे तो वहाँ पर मैंने आपको सकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और नाम धातु क्रिया पहले ही बता दी थी। तो आप बताएंगे दीदी जो आपने नहीं बताई थी वो थी कृदंत, यानी कि ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, क्योंकि ये बन गया हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। आप बताएंगे कि जैसे दीदी हम कैसे माने कि कृदंत जो प्रत्यय है संयोग से बनने वाली क्रिया को कृदंत कहते हैं, वो कैसे हो जाएगी? देखिए मैं अगर आपसे पूछूं बूढ़ा, बूढ़ा एक संज्ञा है। बूढ़ा क्या है? एक संज्ञा हो जाएगी। कैसी? बूढ़ा संज्ञा कैसी हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा, क्योंकि संज्ञा क्या है 5 प्रकार की होती है, यानी कि 5 प्रकार से आप क्या है भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं। तो जैसे मैंने शब्द ले लिया बूढ़ा, और बूढ़ा क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। अगर मैं बूढ़ा में क्या लगाऊं? पा लगा दूं, बुढ़ापा, तो बुढ़ापा क्या बन जाएगा? ये है एक तरीके का कृत प्रत्यय के संयोग से बनने वाली कृत बन जाएगी, कृत प्रत्यय से बनने वाली क्रिया हो जाएगी। तो बुढ़ापा क्या हो जाएगा? कृत प्रत्यय हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे कृदंत प्रत्यय। सही है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। जो क्रिया कर्म के अनुसार चलती है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। राम खाना खाकर सो गया, इसमें पूर्वकालिक क्या है कि खाकर सो, श्याम खाना खाकर, तो खाकर में हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। और नाम धातु क्रिया होती है जैसे लात से लतियाना और बात से बतियाना। तो ये तो आपको सारे क्वेश्चन ऑप्शन की तरीके से मैंने आपको बता दिए। हमारा राइट जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करताल युग में मलने लगे। संसार देखो अब ये हमारे शत्रु का रण में मध्य पड़े, करते हुए यह घोषणा हो गए उठ कर खड़े। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? देखिए स्टूडेंट आपको पहले पंक्ति पढ़नी है। पंक्ति पढ़ने के बाद आपको जिस भी रस की अनुभूति होती है, मुझे अगर आपने सही से आप लाइनें पढ़ेंगी तो आपने जो सही एक्यूरेट आंसर है वो आपने पा लिया होगा। रोद रस है, बी रस है, भयानक रस है या विभत्स रस है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का कीजिएगा सही जवाब, तो आप बताएंगे रोद रस है। देखिए यहाँ पर क्रोध आ रहा है तो क्रोध को ही हम रोध बोल देते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। भयानक का जो स्थायी भाव होता है, जो होता है, इसका हो जाएगा भय। वीर किसका हो जाएगा? वीर का हो जाता है उत्साहित। और विवश का होता है घृणा का, इसका बोलते हैं घृणा या जुगुस्सा। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा रोद रस। आगे की तरफ चलेंगे। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आंसर किया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है? यानी कि आपको विराम चिन्ह दिए हुए हैं और उनका चिन्ह भी दिया हुआ है, तो कौन सा निगेटिव कथन है, वहीं आपको निगेटिव उत्तर अपना चुनना है।
पूर्ण विराम का चिन्ह इस प्रकार से लगाते हैं, अल्प विराम का चिन्ह इस प्रकार से लगाया जाता है, योजक चिन्ह आप इस प्रकार से लगाते हैं और उद्धरण चिन्ह आप इस प्रकार से लगाते हैं। तो बताइए कौन सा विराम चिन्ह और उसका भेद सही से नहीं मैच है, जल्दी से दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे दीदी योजक चिन्ह है इस प्रकार से नहीं लगता है, ये हो जाएगा गलत आंसर। ऑप्शन नंबर किसी सही आंसर नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा गलत आंसर। अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है तो योजक चिन्ह को फिर कैसे लगाते हैं, तो आप बोलेंगे दीदी योजक चिन्ह को कुछ इस प्रकार से लगाया जाता है, जैसे कि अगर आप माता पिता शब्द लिखते हैं तो माता पिता को शब्द लिखने के लिए आप क्या है योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसी को योजक चिन्ह बोलते हैं, माता और पिता। तो इस प्रकार से योजक चिन्ह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर के सी क्वेश्चन का बनेगा गलत जवाब। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा और मुझे लगता है कि आप सभी इस बहुत अच्छे से इसको कर पाए होंगे। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित वाक्यों में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। देखिए पहले भी आपको इसी सीरीज में इसी PYQ में आपको सेम 2 क्वेश्चन सवाल मिल गए हैं, फिर से आ गया है कि खाली स्थान की पूर्ति आपको करनी है कि जिसने गुलाबी कमीज पहनी है डैश उसका मतलब नाम क्या है, श्याम है। सॉरी मैंने तो मतलब आंसर ही बता दिया, बट कोई नहीं, कि जिसने गुलाबी कमीज पहनी है मतलब डैश नाम क्या है, श्याम है, जिसका उसका इसका किसका। तो क्वेश्चन नंबर 17 का कीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे उसका नाम श्याम है, यानी कि जिस भी व्यक्ति ने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। ऑप्शन नंबर की में आपके क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। आई होप आप सभी ने भी इस सवाल को 100% बहुत ही अच्छी तरीके से कर दिया होगा। ये थी आपके लिए फुल टॉस बॉल, और मुझे पता है फुल टॉस बॉल पे तो आप छक्का ही लगाते हैं और स्टेडियम पार करने की कोशिश किया कीजिए कि बॉल आपकी स्टेडियम पार जाए। स्टेडियम पार करने का मतलब है कि सलेक्शन, डायरेक्ट सलेक्शन। 50 चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है, यानी कि चाबुक जो निबंध है इसके रचनाकार कौन है, प्रेमचंद्र जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं या महादेवी वर्मा है। तो चाबुक जो कि निबंध संग्रह है इसके रचनाकार कौन है, जल्दी से दीजिएगा सही जवाब। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर के सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्या है चाबुक के निबंध संग्रह के रूप में जाना जाता है, यही इसके रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का बन जाएगा सही जवाब। अगर मैं आपसे पूछूं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये क्या छायावाद के कवि है, तो आप बताएंगे हाँ ये छायावाद के कवि है। छायावाद में आपको 5 कवियों का वर्णन मिलता है। एक हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरे हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, और एक हो जाएंगे इसमें कौन से हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, एक हो जाएंगे आपके महादेवी वर्मा, चौथे कौन होंगे ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको चारों के चारों जो छायावाद के कवि थे वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए थे। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते होंगे तो आप इस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से जवाब कर जाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो संबंध है वो वेस्ट बंगाल से है, ऑप्शन नंबर पश्चिम बंगाल से इनका संबंध है, और ये मिदनापुर से थे। 1896 में इनका क्या है जन्म हुआ था, आप ये भी याद रखेंगे। अगर मैं आपको कुछ इनकी और रचनाएं बता दूं तो आप याद रखेंगे परिमल भी इनकी ही रचना है, अनामिका भी इनकी रचना है, आप ये भी याद रखेंगे। और तुलसीदास कुकुरमुत्ता क्या है ये इनकी, और राम की शक्ति पूजा ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि राम की शक्ति पूजा जो काव्य संग्रह है कविता संग्रह है वो किसका है, तो आप बताएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने आ गया है कि भोर, बिहान या निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं, यानी कि आपको साइनोनिम बताने हैं। भोर, बिहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं, आप बताएंगे दिन के हैं, शाम के हैं, प्रभात के हैं, संध्या के हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का करिए सही जवाब। तो आप बताएंगे भोर, बिहान, शांत क्या है, प्रभात के सही समय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर के सी सही हो जाएगा। देखिए भोर बोलते हैं कि जैसे कि आपको पता होगा जो सूर्य के उगने से पहले जो सुबह होने का समय होता है उसको हम भोर बोल देते हैं। कहते हैं ना कि प्रातःकाल या प्रभात में आपको उठना चाहिए, तो सूर्य उदय होने से पहले जो समय होता है उसको हम प्रभात बोल देते हैं, उसको आप भोर, बिहान और निशांत शब्द कह के भी यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर के सी क्वेश्चन नंबर 19 का बनेगा सही जवाब। बढ़ते हैं आगे की तरफ, ये हमारे क्वेश्चन के सही जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको यहाँ पर दिए हुए हैं ना जैसे कि शाम, संध्या, ये किसके हैं, ये गोधूली, सायकाल, ये क्या है आपको शाम के पर्यायवाची मिलेंगे। किसके पर्यायवाची मिलेंगे, शाम के। और दिन किसका पर्यायवाची हो जाएगा, दिवस का। तो आप ये भी क्या है अपने क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालिए, तभी आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। वैसे अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं
हम आपको सर प्रॉमिस करते हैं कि जब तक आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम कांस्टेबल का नहीं होता है, तारीख नहीं आती है, तब तक हम अपने एग्ज़ाम तक आपके साथ PYQ या कोई ना कोई श्रृंखला चलाते रहेंगे। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होती रहे। तो हम पर डे आपके साथ क्या जुड़े रहेंगे, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको तैयारी कराते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे कि तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने के कारण, मतलब जो होगा कारण, कारक में कौन सी विभक्ति आपको मिलती है वही आपको बताना है। तुलसीकृत एक शब्द है, इसका आपको समास विग्रह करना है। समास विग्रह करने पर आपको कौन सी कारक विभक्ति मिलती है वही आपको क्वेश्चन में बताना है। द्वार मिलेगी, काम मिलेगी, में मिलेगी, पर मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 20 को कीजिएगा सही आंसर। तो आप बताएंगे तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर जो इसमें क्या है कारण विभक्ति मिलती है, तो कारण विभक्ति में जो कारक चिन्ह मिलेगा वो मिलेगा के द्वारा, यानी तुलसी के द्वारा रचित, यानी तुलसी द्वारा कृत या तुलसी के द्वारा रचित। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर के ई के द्वारा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर के ई राइट आंसर हो जाएगा। मैं पर में क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। मैं पर में क्या होता है, अधिकरण कारण, और का की के में क्या होता है, संबंध बोधक होता है। तो ठीक है, तो मैंने चारों ऑप्शन आप सबके सामने डिफाइन कर दिए हैं। हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के ये द्वार। ठीक है, आगे की तरफ चलेंगे। और राम की शक्ति पूजा जो कविता संग्रह है वो किसकी रचना है, तो आप बताएंगे दीदी अभी आपने हमको बताया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए जो एक शब्द दिया गया है कि सही जोड़ी नहीं है, यानी कि आपको निगेटिव का आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन है जो बहुत बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं, जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञा कहते हैं, जो मापा न जा सके उसको अपरिमेय बोलते हैं, जो अनुकरण करने योग्य हो उसको विश्वसनीय बोलते हैं। तो जल्दी बताइएगा कौन सी जोड़ी सही नहीं है, वही आपको देना है सही उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे जो हमारा दीदी गलत आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के डी, जो अनुकरण करने योग्य हो उसको क्या है, अनुकरणीय बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर के जो है हमारे सही जवाब बन जाएगा, इसको विश्वसनीय नहीं कहते। तो जो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के डी, क्योंकि जो अनुकरण करने योग्य होता है और उसको अनुकरणीय बोलते हैं, विश्वसनीय नहीं बोलते। विश्वसनीय बोलते हैं जो विश्वास करने योग्य हो उसको विश्वसनीय कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से किया होगा। अगर मैं बता दूं जो अनुकरण करने योग्य हो आप उसको अनुकरणीय बोलते हैं, जो मापा ना जा सके उसको अपरिमेय बोलते हैं, जो सब कुछ जानता है उसको अज्ञा बोलते हैं, जो बहुत बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं, और जिसका विश्वास किया जा सके उसको हम विश्वसनीय कहते हैं। तो ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे। और हमारा जो गलत आंसर है वो भी आपने बता दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर के डी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पर करेंगे मूव ऑन। नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी के सामने है, जो भेदा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, सर्वशक्तिमान, लोह पुरुष या अभेद्य या दुर्भेद्य, यानी कि जिसको भेदा ना जा सके, जिसको आप भेद नहीं सकते हो, वह लक्ष्य जिसको भेदित ना किया जा सके। अब बता देंगे आप उसको क्या कहेंगे, जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा, तो आप बताएंगे अभेद्य, जिसको भेदा न जा सके अभेद्य हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर के सी सही जवाब हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का, यही राइट आंसर है। और आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से किया होगा। अभेद्य का मतलब हो जाएगा जो भेदा ना जा सके। तो आप सभी ने ये क्वेश्चन का राइट आंसर कर दिया होगा, और मैं आपके सामने जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो भी आपके सामने डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए दिया है सर्वशक्तिमान, यानी कि इसका हो जाएगा जो सर्वशक्ति से संपन्न हो, जो जिसमें संपूर्ण शक्ति हो उसके लिए हम सर्वशक्तिमान भी कह सकते हैं। ऐसे ऑप्शन नंबर आपके बी दिया है कि लोह पुरुष, जो पुरुष लोहे के समान मजबूत होता है उसको लोह पुरुष कह देते हैं। ऐसे ऑप्शन नंबर डी का अगर हम देखेंगे इसका क्या होगा, जिसे कठिनाई से भेदा जा सके उसको क्या बोलते हैं, दुर्भेद्य, लेकिन जिसे भेदा ना जा सके उसके लिए शब्द बनेगा अभेद्य। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर के सी, क्वेश्चन नंबर 22 का बनेगा सही जवाब। आई होप आप सभी ने इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर करेंगे मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी के सामने है, ब्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं, बताएंगे भोरा का है, हाथी का है, सियार का है या सांप का है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का कीजिएगा सही जवाब। ब्याल, उरग और पन्नग निम्नलिखित में से किसके साइनोनियम है, भोरा के हैं, हाथी के हैं, सियार के हैं, ये सांप के हैं। तो आप बताएंगे दीदी
कि ब्याल, उरग और पन्नग क्या है, ये सांप के क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। उरग कहते हैं, उरग का मतलब हो जाएगा जो रेंग कर चलता हो। ठीक है, तो ये बनेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 23 का राइट जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के डी, सांप। ठीक है, तो आपने ये बहुत अच्छे तरीके से कर लिया होगा। अगर मैं आपसे इसके और भी पर्यायवाची डिस्कस करूँ तो आप बताएंगे दीदी ब्याल, उरग, पन्नग तो हो गया, साथ में हम इसको नाग भी कह सकते हैं, साथ में हम इसको विषधर भी बोल सकते हैं, साथ में हम इसको और क्या बोलते हैं, भुजंग भी बोल सकते हैं, और साथ में हम इसको क्या है, अही भी बोल सकते हैं, अही। ठीक है, और फणीस भी हम इसको कह सकते हैं। तो आप इतने क्या है पर्यायवाची शब्द याद रखेंगे, किससे, सांप से। तो ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर के डी। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाथी के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, हाथी को आप क्या है, गज बोल सकते हैं, गजराज भी कह सकते हैं, आप इसको क्या है, मतंग भी बोल सकते हैं, आप इसको क्या है, मगरेंद्र भी कह सकते हैं, और मधकल भी इसको बोल सकते हैं। चलिए मैं इसको साफ कर देती हूँ। अगर आपसे पूछे भोरा किस क्या हो जाएंगे, तो भोरा को आप भ्रमर भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, भ्रमर भी कह सकते हैं, इसको आप भबरा भी बोल सकते हैं। भोरे का जो तद्भव होता है वो भबरा बन जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं इसको मधुप भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा ये जो पुष्प का होता है उसका रसपान करता है, इसको मधु बोलते हैं, मधुकर भी इसको बोलते हैं। और एक जो सही सही वो पूछा जाता है सिलीमुख, सिलीमुख भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे भवरे के पर्यायवाची। तो मैंने आपके सामने सभी के सभी पर्यायवाची बता दिए हैं, लेकिन उरग, ब्याल, पनक किसके होंगे, सांप के। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। स्टूडेंट मुझे लगता है कि मैं आपको अपना बेस्ट से बेस्ट दे पा रही हूँ। पर डे मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा जो मेरा उच्चारण सही हो जाए, और जो मैं आपको डिलीवर करती हूँ कंटेंट वो भी मैं आप तक सारा का सारा सही कंटेंट पहुँचा दूँ। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 24 है। यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पढ़ा नहीं जाता। मैंने आपको, अगर आप मेरे साथ पीछे से जुड़े हुए हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, तो मैंने आपको बताया था वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वाक्य जो है यहाँ पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में जो वाच्य प्रयुक्त है वही आपको बताना है, कर्म वाच्य है, भाव वाच्य है, कर्तव्य वाच्य है, या अवधि वाच्य है। तो आप बताएंगे अधिवाच्य तो कोई शब्द होता ही नहीं है, तो आप पहले एलिमिनेट कर देंगे। आपके बाद बताए हैं 3 ऑप्शन। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 24 का करेंगे सही जवाब। तो यहाँ पढ़ा नहीं जाता, ऑप्शन नंबर के भी आपके क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस वाक्य को पढ़ने पर आपके मन में क्या है, भाव उत्पन्न होता है। यहाँ पढ़ा नहीं जाता, ऑप्शन नंबर के भी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपकी स्लाइड पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर के 25 कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। ऐसा कौन सा उपन्यासकार है जिसको साहित्य पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है, वही आपको चुनना है। ज्ञानेंद्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, मनु भंडारी, अमृतलाल नागर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेंगे सही जवाब। देखिए अमृतलाल नागर तो आपने बता दिया कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और उन्होंने लिखी थी मानस का राजहंस, और वो भी तुलसी के द्वारा जो उनका मानसिक विकास था उसको पर लिखित उपन्यास था। तो ये तो आपका हो जाएगा कि इनको तो मिला हुआ है। तो किसको नहीं मिला हुआ है, तो आप बताएंगे मनु भंडारी को नहीं मिला हुआ है। और आपको पता होगा 2023 में इनकी क्या मृत्यु हो गई थी। आपका मैंने बंटी और महाभोज, बंटी और महाभोज क्या है, इनकी बहुत ही फेमस रचनाएं हैं। महाभोज करके इनकी बहुत फेमस रचनाएं हैं, तो ये भी आई हुई है। अगर आपसे पूछ ले बंटी और महाभोज किसकी रचनाएं हैं, कौन के रचनाकार, तो आप बताएंगे मनु भंडारी। और मनु भंडारी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नहीं दिया गया है। जैनेन्द्र की अगर आपसे रचना पूछने लगे तो त्याग, परख और सुनीता, त्याग, परख और सुनीता आप क्या है, इनकी रचनाएं याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर के सी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर जो आप सभी के सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, उसको पढ़िए और पढ़िए इसका आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी के सामने है। तो आप बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प और उनका अनेकार्थी शब्द की सही जोड़ी नहीं है। सही जोड़ी नहीं है वहीं आपको बताना है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। एग्जाम में जब हमारे पास टाइम की कमी होती है तो हम नहीं पढ़ना भूल जाते हैं, और नहीं पढ़ना भूल जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन होता है गलत। इसलिए आपको बहुत ही माइंड और प्रेजेंस के साथ सवाल को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ऑप्शन है आपके सामने, अंक और चिन्ह आप भाग्य के लिए यूज करते हैं। कोट किला एक प्रकार का वस्त्र होता है। बलि हम उपहार और कर के यूज में इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग कर देते हैं। सर और श्रद्धेय आप तालाब के लिए बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में कौन सा विकल्प और उसका एक खाती शब्द का जो सही जोड़ी नहीं है वही आपको बताना है।
तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। अंक और चिन्ह आप भाग्य के लिए यूज करते हैं। कोट किला एक प्रकार का वस्त्र होता है, और बलि क्या होता है, एक प्रकार का उपहार और कर भी होता है। जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर के डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब। अगर मैं कहूँ तो सर होता है, सर का जो इस्तेमाल करते हैं आप तालाब के लिए ही करते हैं, तो ये तो सही हो गया। आपसे अगर पूछा जाए जो श्रद्धा शब्द है, श्रद्धा शब्द का इस्तेमाल आप किसके लिए करते हैं, तो आप बताएंगे श्रद्धेय जो श्रद्धा के योग्य हो उसको हम कहते हैं श्रद्धेय। लेकिन यहाँ पर हम क्या है, इसको तालाब के लिए यूज नहीं कर सकते, यानी कि सर के लिए हम सिर्फ तालाब ही होगा, श्रद्धेय नहीं होगा। श्रद्धेय कहेंगे जो श्रद्धा के योग्य होता है उसको श्रद्धेय बोलते हैं, इसलिए ये हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे की नेक्स्ट ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करनी है। निगेटिव का उत्तर निगेटिव होगा, आप ये याद कर लीजिएगा। जो व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं। समस्त स्वर सघोष ध्वनियाँ हैं। सभी विसर्ग सघोष होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का कीजिएगा सही जवाब, तो आप बताएंगे सभी विसर्ग सघोष नहीं होते हैं। यही क्वेश्चन हमारा बन जाएगा गलत आंसर, क्योंकि सभी स्वर क्या हैं, जो सभी विसर्ग होते हैं वो सघोष नहीं होते। आप बताएंगे अगर वे सघोष नहीं होते तो क्या होते हैं, वे सभी क्या है, अघोष होते हैं। क्या होते हैं, अघोष। सभी विसर्ग क्या होते हैं, अघोष होते हैं। तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और वर्ग के पहले और दूसरे जो व्यंजन है से तथा विसर्ग, से यानी कि तीनों प्रकार के से और ये वाला से और विसर्ग, ये क्या होते हैं, ये सब अघोष होते हैं। तो आपको राइट आंसर मिल गया होगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत क्या, तो ऑप्शन नंबर के डी। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने फिर से है क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करनी है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, या श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 में सही वाक्य की पहचान क्या है, यानी कि सही वाक्य को आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। आप कहेंगे दीदी ऑप्शन नंबर के बी और ऑप्शन नंबर के डी दोनों एक सा लिखा है, इसमें अलग क्या है। देखिए, जो हमारे लिए श्रद्धेय होते हैं, जिनमें हम विश्वास रखते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनके लिए हम क्या है, बहुवचन की क्रिया यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर नाम है क्या है, यहाँ पर बहुवचन का, क्योंकि है के ऊपर आपको अंक की मात्रा दिखाई दे रही होगी। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में आपके साथ क्या है के ऊपर अंक की मात्रा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर के डी गलत है। जो हमारा राइट जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के बी, यही हमारे क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वाक्य अशुद्धि और शुद्धि से आपके क्वेश्चन में सवाल जरूर आएगा। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, यानी कि जो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको क्या कहते हैं। धातु बोलते हैं, कर्म बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का दीजिएगा सही जवाब। तो मैं आपके जवाब का कर रही हूँ इंतजार, जल्दी से आपको सवाल का जवाब देना है। तो क्रिया के मूल रूप को आप क्या कहते हैं, धातु बोलते हैं, तभी तो नाम धातु क्रिया बनती है। तो धातु बोल देते हैं क्रिया के मूल रूप को। ये हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। जैसे मैं पूछूं कि मूल धातु, जैसे कि आप बोलेंगे पढ़ना, पढ़, तो पढ़ से आपका क्या बन गया, पढ़ना। तो ये हो जाएगा मूल धातु क्रिया। लिंक बनी किससे है, पढ़ से। तो पढ़ क्या है, हमारी मूल धातु है। जैसे कि लिख, जिसे बन जाएगा लिखना। हंस से हंसना, बात से बतियाना, लात से लतियाना। तो यह क्या है, ये क्या है कि ये मूल क्या है, क्रिया हो जाएंगे, इसको बोल देते हैं हम धातु। सही है। व्युत्पत्ति तथा शब्द निर्माण के दृष्टि से जो धातु होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कभी कभी अगर आपसे पूछ ले कि व्युत्पत्ति या निर्माण के आधार पर धातु कितने प्रकार की होती है, तो आप बताएंगे दो प्रकार की। एक होती है मूल धातु, एक होती है यौगिक धातु। ठीक है, एक होती है मूल जो आपसे पूछी गई है, और एक होती है कौन सी, यौगिक। तो दो प्रकार की क्या है आपकी धातु भी दो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। तो आप ये भी याद रखें, व्युत्पत्ति और निर्माण के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आप सबके सामने है। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन कौन से हैं, यानी कि जो व्यंजन नाक से भी आप उसको उच्चारण कर सकते हैं वही आपको बताना है। न है, च है, ण है, ढक्कन वाला ड़ है, या स है। तो नासिक के व्यंजन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का कीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे हमारे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के, यानी कि सभी वर्गों के जो पंचम अक्षर होते हैं वे क्या होते हैं, उनको नासिक के व्यंजन ही हम कहते हैं। हमारा क्वेश्चन का जो सही जवाब बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर के ए, न हो जाएगा सही जवाब। इसको हम अनुस्वार एवं अनुनासिक दो नासिक के व्यंजन होते हैं। जिनमें स्वर न हो तो व्यंजन, और जिनमें न स्वर हो तो तब उन्हें जो इसमें क्या है,
ना तो व्यंजन शब्द आते हैं, न ही क्या है स्वर शब्द आते हैं। जबकि अनुनासिक ये होते हैं उनको हम पंचमाक्षर में बोल देते हैं। सभी वर्गों के पंचम अक्षर क्या होते हैं, वे नासिक के व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर की ए हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आप सभी और हम सब चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी के सवाल का कर रहा है इंतजार। तो राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था? दो पंक्तियों के बीच में, नेपथ्य में हंसी, मिट्टी का चेहरा, क्या एक दिन बोल पड़ेंगे। तो जो राजेश जोशी थे उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था, किस रचना के लिए मिला था? तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2002 में दिया गया था। कविता आपसे ये पूछ ले तो आप ये याद रखेंगे। लेकिन किसके लिए दिया गया था? दो कविता यानी कि दो पंक्तियों के बीच में दिया गया था। ये क्या आएंगी? कविता संग्रह है। ऑप्शन नंबर के ए इस क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। और आई होप आप सभी ने इन सभी अच्छे से किया होगा। लेकिन नेपथ्य में हंसी, मिट्टी का चेहरा और एक दिन बोल पड़ेंगे, ये भी चारों की चारों जो रचना दी गई है वे राजेश जोशी की ही दी गई है। लेकिन इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो दो पंक्तियों के बीच में ही मिला था। तो आप कहीं पर नोट डाउन कर लेंगे। राजेश जोशी की जो रचनाएं हैं दो पंक्तियों के बीच, नेपथ्य पे हंसी, मिट्टी का चेहरा और एक दिन बोल पड़ेंगे, ये राजेश जोशी की क्या है रचनाएं हैं। और साहित्य अकादमी पुरस्कार हमको दो पंक्तियों के बीच में मिला था। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के ई। और कब दिया गया था? 2002 में। आप ये भी नोट डाउन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 32 है कि सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो आप देख सकते हैं कि हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको 2023-24 में जिस भी व्यक्ति को आप क्या 22, 23, 24 3 साल का क्या है साहित्य अकादमी पुरस्कार याद रखेंगे, क्योंकि वो आपसे लेटेस्ट भी पूछ सकता है और क्या है थोड़ा करंट पुराना भी पूछ सकता है। तो आपको 21, 22, 23, 24 के क्या है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस किस को दिए गए हैं और किस रचना के लिए दिए गए हैं, ये आपको 100% याद रखना है। तो जो सुरेंद्र वर्मा है वो कौन सी साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो आप बताएंगे उस सन 1995 में, 1996 में, 97 में, क्या 99 में। तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेंगे सही जवाब, जल्दी बताइएगा। तो आप बताएंगे सुरेंद्र वर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, वो मिला था 1996 में। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब मिलेगा। आप बताएंगे दीदी कौन सी रचना के लिए दिया गया था? तो आप बताएंगे मुझे चांद चाहिए। तो इनकी रचना किस रचना के लिए मिला था? मुझे क्या है चांद चाहिए। ठीक है, मुझे चांद चाहिए इसके लिए इनको मिला था। तो ठीक है, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर के भी 1996 है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है अपनी। तो आपको क्या है 2 या 3 साल के पुरस्कारों को याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 33 नेक्स्ट स्लाइड पर आ गया है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। धीमे स्वर बोला, वह धीमे स्वर में बोले, वह धीमे स्वर में बोला, वे धीमे स्वर में बोला। तो कौन सा वाक्य सही है वही आपको बताना है। यानी कि वाक्य की रचना के आधार पर शब्द पूछा गया है, तो कौन सी संरचना के आधार पर सही वाक्य है वही आपको पहचानना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे वह धीमे स्वर में बोला, ये क्या है सही आंसर है। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का बनेगा नेक्स्ट सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। अब हम आखिरी की तरफ बढ़ रहे हैं। मोक्ष प्राप्त शब्द में समास विग्रह करने पर आपको कौन सी विभक्ति मिलेगी? स्टूडेंट विभक्ति को ही परसक चिन्ह भी कह देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि समास विग्रह करने पर हमको क्या मिलता है, तो आप बताएंगे वहाँ पर आपको परसक चिन्ह मिलते हैं। विभक्ति चिन्ह को क्या है परसक चिन्ह भी कह देते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। जो मोक्ष प्राप्त शब्द है इसका अगर हम समास विग्रह करते हैं तो कौन सा हमको परसक या विभक्ति चिन्ह मिलेगा? के लिए मिलेगा, से मिलेगा, द्वारा मिलेगा, को मिलेगा। यानी मोक्ष को प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त ये क्या बनेगा? मोक्ष का क्या मिलेगा? समास विग्रह मिलेगा। अगर हम कह देते हैं मोक्ष को प्राप्त तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी सही हो जाएगा। का की के का मतलब होता है संबंध कारक हो जाएगा। और इसमें कौन सी विभक्ति मिलती है? का की के। और मोक्ष प्राप्त में हो जाएगा मोक्ष को प्राप्त। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। जैसे मैं अगर आपसे पूछ लूँ गगन चुंबी में क्या हो जाएगा? गगन को चूमने वाली, शोकग्रस्त यानी कि शोक से ग्रस्त, नेत्रहीन नेत्र से हीन, माल गोदाम माल के लिए गोदाम। तो कुछ इस प्रकार के क्या है ये हो जाएंगे शब्द। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर के डी को मोक्ष को प्राप्त, ये समास विग्रह सही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 35 है कि सांप छुछुंदर की गति होना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। पछताना, असमंजस में पड़ जाना, घबरा जाना या होश उड़ जाना। सांप छुछुंदर की गति होना।
तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर की बी, असमंजस की स्थिति में पड़ जाना, यानी कि सांप की गति और चुकंदर की गति में आप अंतर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाथ पैर फूल जाना, तो आप कहेंगे डर जाना या घबरा जाना, ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। घबरा जाना या डर जाने का हो जाएगा, हाथ पैर फूल जाने के लिए कहेंगे घबरा जाना या डर जाना। देखिए सांप स्वतंत्र की गति होना, ऑप्शन नंबर के बी असमंजस की स्थिति में पड़ जाना, ये हमारे क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। मैं चाहूंगी कि श्रृंखला के लास्ट के क्वेश्चन आप सही करें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होता है, या बी श्लेष में एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, उपमा जो वो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, उसमें उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाती है, या ऑप्शन नंबर डी है संदेह जहां उपमेय और उपमान में संदेह प्रकट किया जाता है। तो कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो आपको निगेटिव का उत्तर निगेटिव ही ऑप्शन से देना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे संदेह अलंकार में ऐसा नहीं होता कि जहाँ उपमेय और उपमान में संदेह प्रकट किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब नहीं बनेगा। तो ये है हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। अगर मैं अब आप बताऊँ संदेह अलंकार को, जहाँ उपमेय और उपमान में समता दिखाकर यह निश्चय नहीं हो पाता है कि कौन उपमेय है कौन उपमान है, अर्थात वहाँ पर क्या संदेह अलंकार होता है, यानी कि जहाँ पर उपमेय और उपमान में आप अंतर नहीं कर पाते हैं वहाँ क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। लेकिन यहाँ पर संदेह अलंकार की जो परिभाषा है वो गलत दी हुई है, इसलिए हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के डी। क्या गलत क्यों है वो भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से किया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। मैं चाहूँगी कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे और अपनी विजय पर पहुंचने के लिए ये सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? यानी कि भाव विलास और रस विलास जो ये कृतियाँ हैं इनके आपको राइटर बताने हैं। भूषण है, मतिराम है, पद्माकर है, देव है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब हो जाएगा देव की क्या है, ये रचनाएं हैं भाव विलास और रस विलास, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि हैं। तो आप क्या है इनको कहीं ना कहीं पर एक बुक पर नोट कर लेंगे। और आपसे अगर मैं पूछूं जो कवि देव हैं ये कौन से रीति के किस काव्य धारा के कवि है, तो आप बताएंगे ये रीति काल की जो रीति है रीति काल के ये काव्य धारा के कवि हैं। और भाव विलास रस विलास क्या इनकी रचना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन से प्रदेश से संबंधित है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और अगर आपसे पूछे कि इटावा के उत्तर प्रदेश में क्या है इनका जन्म हुआ था, तो आप क्या है ये भी याद रखेंगे। कभी कभी उत्तर प्रदेश के कवियों के बारे में पूछ लेता है, जैसे कि भारत हिंदू का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये भी आपसे पूछ लेता है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहाँ से थी, महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले से है। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछ लेता है। जो उत्तर प्रदेश के फेमस कवि होते हैं या कवित्री होती हैं उनका जन्म स्थल में आपसे पूछ लिया जाता है, उनका निवास स्थल में आपसे पूछ लिया जाता है। तो स्टूडेंट ये थी हमारे आज की श्रृंखला। ये हमने 37 क्वेश्चन जो किए हैं, मैं आपको बता दूँ ये आपने कौन से डेट का PY को किया है। तो 20 तारीख 12 महीना 2020 को जो सेकंड पाली में जो हुआ था, ये यूपी पुलिस जेल वार्डर घुड़सवार और फायरमैन के एग्जाम में पूछा गया था। तो आप सभी ने अगर आप सभी ये वाला एग्जाम देते तो आप कितना कर पाते, आप अपना आकलन खुद से कर सकते हैं। तो ये आपको 10 बजे ये सीरीज चल रही है। अगर मैं आपके लिए गुड न्यूज़ दे दूँ कि शाम के 6 बजे टॉप 50 क्वेश्चन यूपी पुलिस के लिए हम लेकर आ रहे हैं। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अपने आप को आकलन करना चाहते हैं, तो आप शाम 6 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो आपको सुबह 10 बजे आपके प्यारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक पर आपको मिलता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप रिजल्ट तक परिवार पर जुड़े, आप इस परिवार का हिस्सा बने। ऐसे ही आप उसको परिवार का हिस्सा बनते रहेंगे और अपनी तैयारी को ऐसे ही धार करते रहेंगे। चलिए मैं लेती हूँ आप सभी से विदा, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसी जोश इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए आप सभी से लेती हूँ मैं विदा। थैंक यू सो मच।